हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा लेक्चर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ईएमएफ है। इसके पहले क्या पढ़ा था? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग ईएमएफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इससे पहले आप वीडियो देखिए पहले लेक्चर को। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो करंट फ्लो का, जो चार्ज का कंसेप्ट है, वो डिस्कस किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ईएमएफ है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ क्या होता है? तो बैटरी के द्वारा, कोई बैटरी हमारे पास है तो बैटरी में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है? तो याद रखिएगा कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। किसके रूप में? केमिकल एनर्जी के रूप में। और बैटरी के बारे में समझ गए, बैटरी के अंदर एनर्जी किस रूप में स्टोर है? केमिकल एनर्जी। ईएमएफ क्या है इसको समझते हैं। बैटरी के द्वारा एकांक कूलम्ब को दी गई ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है। मतलब हम कभी भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इसीलिए तो कनेक्ट करते हैं कि करंट फ्लो कर पाए। और बैटरी करंट को कैसे फ्लो कराता है? बैटरी जो भी चालक है उस चालक में जितने भी आवेश हैं तो हर एक आवेश को, हर एक कूलम्ब आवेश को कुछ एनर्जी देता है कि आगे बढ़ो, तुम फ्लो करो। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। तो बैटरी के द्वारा एकांक कूलम्ब को दी गई ऊर्जा को ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। चलिए तो ये अंतर हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। ईएमएफ में है ईएमएफ ऑफ अ डिवाइस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ईएमएफ हम किसे कहते हैं? तो किसी भी डिवाइस का ईएमएफ एकांक कूलम्ब को दी गई ऊर्जा को कहते हैं। वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल का जो अंतर है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ईएमएफ में क्या है? अगर कोई बैटरी 4 जूल की ऊर्जा एक कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने के लिए देती है तो बैटरी का ईएमएफ 4 जूल पर कूलम्ब होगा। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल कि कोई बैटरी है और एक कूलम्ब चार्ज को फ्लो कराने के लिए 4 जूल एनर्जी की खपत कर रही है या 4 जूल एनर्जी दे रही है, तो बैटरी की जो ईएमएफ है वो 4 जूल पर कूलम्ब होगा। वहीं पे अगर दो बिंदुओं ए और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट और 3 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 3 वोल्ट होगा। 5 - 3 का मतलब 2 वोल्ट होगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो ये क्या है? चलिए समझते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो अवरोध या अपोजिशन आता है उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब किसी भी चालक में जब करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके मार्ग में आने वाले रुकावट को ही रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाले अपोजिशन के कारण एटम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन के फ्लो के मार्ग में आ जाना। अब देखो कारण क्या है? कारण हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाले अपोजिशन का कारण क्या है। मतलब भाई देखो करंट फ्लो हो रहा है और हम कह रहे हैं कि करंट के फ्लो के रास्ते में रुकावट आ गई, तो उस रुकावट का मतलब कि भैया करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है चालक के अंदर और चार्ज के रास्ते में रुकावट कुछ आ रही होगी। तो वही तो बात कर रहे हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज के रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसे ही रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो उसी रेजिस्टेंस का कारण क्या हो सकता है? तो एटम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन के फ्लो के मार्ग में आ जाना। मतलब जब चार्ज फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में अगर कोई एटम मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो रोकता है उसको, उसमें इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन पैदा करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे किसी चालक से और उस चालक का कोई एटम उसके सामने आ जाएगा तो भाई आसानी से तो फ्लो नहीं कर पाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन एटम एंड मॉलिक्यूल से टकराता है तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इमेजिन करो कोई चालक है, चालक के अंदर एटम मॉलिक्यूल सब होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो वही एटम जो है उसके मार्ग में आ जाता है।
और जब एटम से टकराएगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। तो रेजिस्टेंस का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, यानी रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल भी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। अब जो ओम का नियम है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिए। द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई जर्मन साइंटिस्ट जर्मन साइमन ओम। तो जो पहली बार किसी चालक के सिरों पे जो विभवांतर लगाते हैं, जो वोल्टेज लगाते हैं और चालक में जो करंट फ्लो होता है, उसके बीच में जो संबंध जो ज्ञात किया गया था वो जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या देखा था वही चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और यही जो रीड करने जा रहा हूँ यही ओम्स लॉ है, अगर एग्जाम में आता है तो यही लिखना है। ध्यान से देखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, तनाव, आकृति, आकार अपरिवर्तित हो। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, किसी चालक में कब करंट फ्लो होगा, जब उसको बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी जोड़ने का मतलब एक वोल्टेज प्रोवाइड कराना। बैटरी क्या प्रोवाइड कराता है, चालक के सिरों पर एक वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने क्या देखा कि वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे थे उसी हिसाब से जो है करंट का मान चालक में बढ़ते जा रहा था। और यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार करके देखा तो उन्हें समझ में आया कि वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है। मतलब वोल्टेज के बढ़ाने के साथ करंट भी बढ़ता है और वोल्टेज के घटाने के साथ करंट घटता है। और ये कैसा संबंध होता है, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देना है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों में लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तब। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक बार चालक लिए, मोटा ले लिए, फिर उसको पीट के पतला कर दिए। पहली बार चालक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तापमान कुछ और है वातावरण का, और दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तापमान बदल गया। जब ये सारी चीज़ें, तापमान, उसकी आकृति बदलेगी, तब हम लोग नहीं सही से देख पाएंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो तापमान है, जो उसकी आकृति है, आकार है, तनाव है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तब देखा साइमन जॉर्ज ने, क्या देखा, जॉर्ज साइमन ओम ने ये देखा कि किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसमें उसके सिरों पे लगे वोल्टेज के समानुपाती है। मतलब I इज समानुपाती V, I इज समानुपाती V। अब इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक आया R, और इसी R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमको मिला V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। देखिए I समानुपाती V है। अब समानुपाती का जो निशान है उसको बराबर में करने के लिए हमको I में R से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यही R होता है रेजिस्टेंस। और यहाँ से हमको मिल गया V इक्वल टू I इंटू आर, या फिर R बराबर हम लिख सकते हैं V अपॉन में I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओम लॉ की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब कि ये कहाँ तक, इसकी सीमाएं क्या है। तो पहले नंबर पे टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो ओम लॉ तब अप्लाई करेंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करते समय तापमान आप अलग अलग रख रहे हो और आप ये देखने का प्रयास करोगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे है एट हाई पोटेंशियल द ग्राफ इज़ नॉट लीनियर। तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल जब ले जाएंगे, वोल्टेज ले जाएंगे, तो जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आएगा। लीनियर आने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा करंट और वोल्टेज में तो एक लीनियर ग्राफ आता है ऐसे। तो लीनियर ना आके जब हाई वोल्टेज होगा तो ऐसे थोड़ा सा बेंड होने लगता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज पे, लो पोटेंशियल पे तो लीनियर आएगा, लेकिन हाई पोटेंशियल पे लीनियर नहीं आता है। तीसरे नंबर पे क्या है, वर्किंग ऑफ डायोड। तो डायोड में ओम्स लॉ नहीं लगता, डायोड में ओम्स लॉ नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो,
तब R बराबर, यानी रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आता है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए, रो इंटू एल अपॉन में ए। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला R बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए है। एल क्या है? किसी भी चालक की लंबाई है, ठीक है, लेंथ है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो ये क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया है। रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। समझ में आया? तो ये याद करना है आपको फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। किसी भी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, उससे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन में ए, जहाँ पे L चालक की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। मैं रो किसको बोल रहा हूँ? ये जो सिंबल दिख रहा है इसे ही रो मैं बोल रहा हूँ। इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब R हम देख रहे हैं, तो R जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती दिख रहा है। दिख रहा है ना? R बराबर रो एल अपॉन में ए है, तो R समानुपाती L दिख रहा है, और वहीं पे R व्युत्क्रमानुपाती A दिख रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी चालक की लंबाई हम बढ़ाते जाएं तो चालक का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और अगर किसी चालक की लंबाई घटाएं तो क्या होगा? प्रतिरोध घटता जाता है। उसी प्रकार से एरिया देखो, एरिया और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है कि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें, मतलब कोई मोटा चालक अगर ले लें तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो, मोटा ले लिए, क्षेत्रफल अधिक ले लिए तो रेजिस्टेंस कम हो गया। और अगर हम पतला तार लेंगे, पतला तार का मतलब ऐसा तार, ऐसा चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आया कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ रेजिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ रहा है। इसको नोट करिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए, बेसिक है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसको नोट बनाइए, अपना नोट्स बनाइए, इसको बार बार 1-2 बार वीडियो को देखिए अगर नहीं दिमाग में बैठ रहा है। मैं ईजी वर्ड्स में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट है, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। कॉपर के मोटर तार का रेजिस्टेंस पतले तार की तुलना में कम होता है। कॉपर का ही तार अगर लें, हम 2 वायर लें और दोनों की लंबाई सेम रखें, और क्या चेंज करेंगे, एक तार मोटा ले लें, एक तार पतला ले लें, तो मोटे तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। किसकी तुलना में? तो पतले तार की तुलना में। अब मोटे तार का रेजिस्टेंस कम इसलिए हुआ क्योंकि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो गया। और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो गया है तो हमने यहाँ पे रिलेशन देखा है कि रिलेशन क्या देखा है हमने, यहाँ से दिख रहा है R समानुपाती 1/A है। मतलब A अगर बढ़ेगा तो R घटेगा, ये बताता है ये रिलेशन। ठीक है, तो इसलिए मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर के लंबे तार का रेजिस्टेंस छोटे तार की तुलना में अधिक होता है। मतलब लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, यही कहने का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का श्रेणी और समांतर क्रम, ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको देखते हैं। चलिए, श्रेणी क्रम पहले देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा है? वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहाँ से। तो पहले इस डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से। चलिए, देख लिया आपने। अब मैं इसको रीड करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में सेम करंट प्रवेश करे एवं प्रत्येक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब कि किसी भी रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें समान करंट फ्लो हो। क्या हो?
समान करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब उसमें प्रवेश करने वाला करंट भी सेम हो और प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो है करंट फ्लो हो रहा है वो भी सेम हो। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखिए एक बार तो आपको समझ में आएगा। बताता हूँ, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझिए। अब यहाँ से भी करंट क्या प्रवेश कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से करंट I प्रवेश कर रहा है और प्रत्येक रेजिस्टेंस में आप देखिए तो वही I करंट होके जा रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है इतना, तो ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर I करंट जा रहा है और प्रत्येक रेजिस्टेंस में भी I करंट जा रहा है। मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कॉम्बिनेशन में घुसने वाले करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में होकर बहने वाले करंट के मान के बराबर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को श्रेणी क्रम हम बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 में I करंट प्रवेश कर रहा है और प्रत्येक में से होकर भी I करंट ही फ्लो हो रहा है, अतः कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन के अंदर घुसने वाले करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में से होकर गुजरने वाले करंट के मान के बराबर हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। क्या देखते हैं? ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिलहाल अभी रुकिए, हम लोग ध्यान देते हैं। अब ये उदाहरण दे रहा है तो इसमें क्या कह रहा है? उदाहरण में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने वाला करंट I है और प्रत्येक रेजिस्टेंस में I/2 करंट फ्लो हो रहा है, अतः रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं है। सीरीज क्यों नहीं है इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन चेक करना है तो आपको देखना है कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, यही तो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में कितना करंट जा रहा है? I करंट। और प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है? यही I रेजिस्टेंस, जो I करंट है, ये जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जा रहा है, घुस रहा है, ये घुसने के बाद प्रत्येक रेजिस्टेंस में बट जा रहा है, I/2 हो जा रहा है। मतलब ये I, देखो ये I/2 तो बराबर है, दोनों आपस में, ये करंट दोनों में बहने वाले करंट का मान तो बराबर है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर घुसने वाले करंट का मान उसके बराबर नहीं है। मतलब ये I हो गया केवल, और यहाँ पे I/2, यहाँ पे I/2 हो गया। मतलब ये बराबर नहीं है करंट। इस कॉम्बिनेशन के अंदर घुसने वाले करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर जाने वाले करंट के मान के बराबर नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं होगा। अब इसमें देखिए, एक बार फिर देखिए, इसमें क्या था? जो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा करंट जा रहा है? तो I करंट ही जा रहा है। इसमें देख रहे हैं ना, I करंट जा रहा है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस में भी देखिए तो I ही करंट है। जब कॉम्बिनेशन के अंदर घुसने वाले करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर गुजरने वाले करंट के मान बराबर हो तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इस डायग्राम में आप देखिएगा तो देखेंगे तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखिए, एक कॉम्बिनेशन ये है, इतने सारे रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं, फिर इन सब के जुड़ने के बाद एक कॉम्बिनेशन ये वाला है, इसके साथ ये, मतलब इसके साथ ये वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो दो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करते हैं, हो क्या रहा है। अगर केवल इतने की बात करें, रुकिए, केवल इतने की बात करिए आप, तो इतने में क्या हो रहा है? ये कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कोई करंट घुस रहा है। अब जो करंट घुस रहा है वही करंट यहाँ से भी होके जाएगा, यहाँ से भी होके जाएगा, यहाँ से भी होके जाएगा। मतलब अब R1, R2 और R3 आपस में सीरीज में है। सीरीज में इसलिए हैं क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर जो करंट घुस रहा है वही करंट I1 R1, R2, R3 से होकर जा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है हमारे पास वो सेम है, उस कॉम्बिनेशन में घुसने वाला करंट और प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर फ्लो होने वाला करंट सेम है, इसलिए R1, R2 और R3 सीरीज में है। अब बात आई R4 की, तो R4 की बात आई तो हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ से I करंट आ रहा है और ये I करंट आने के बाद यहाँ बट जाएगा। मतलब इसका कॉम्बिनेशन तो सीरीज है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा
और इसके साथ इस वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये सीरीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट आई आ रहा है और आई करंट जब आएगा तो इसमें कुछ बट जाएगा अलग अलग। जब अलग अलग बटेगा तो मतलब ये आई इन दोनों करंट के बराबर नहीं है, मतलब ये सीरीज नहीं है। बस इतना ही हमको समझना था इसमें। अब इसमें देखिए क्या है, कैसे समझेंगे इस डायग्राम को। तो पहले स्टेप पे देखिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने वाला करंट I1 है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के प्रत्येक रेजिस्टेंस में प्रवेश करने वाला करंट भी I1 है। R1 R2 और R3 की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन मतलब R1 R2 R3 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें घुसने वाला जो करंट है वो I1 है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस से भी होकर गुजरने वाले करंट का मान भी I1 है, इसलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन सीरीज है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने वाला करंट I है, मतलब जो बड़ा वाला ऊपर वाला जो सर्कल बनाया है वो वाला कॉम्बिनेशन है, उसमें एंटर करने वाले करंट का मान I1 है, लेकिन प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात सेकेंड कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने वाले करंट का मान और कॉम्बिनेशन के प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर गुजरने वाले करंट का मान समान होता है। ठीक है, तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात किए हैं। अब बात हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ये क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम क्या होता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कॉम्बिनेशन पर लगने वाले वोल्टेज का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस पर लगने वाले वोल्टेज के बराबर हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको रीड करना है, इसको समझना है। क्या है कि प्रतिरोधों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन पर लगने वाले वोल्टेज का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस पर लगने वाले वोल्टेज के मान के बराबर हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आपको दिख रहा है, इसका एक कॉम्बिनेशन ये बना हुआ ये भी आपको दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन पे कितना वोल्टेज लग रहा है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे कितना वोल्टेज लग रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम जब देखें तो इस कॉम्बिनेशन पे लग रहा है V वोल्टेज, मतलब यहाँ से कॉम्बिनेशन पे लग रहा है V वोल्टेज, और एक एक रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज लग रहा है। तो ध्यान दीजिए भाई, V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और यही इसके अक्रॉस भी तो है, यही सबके अक्रॉस है V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज, मतलब सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V है और कॉम्बिनेशन पे भी लगा है वोल्टेज V, इसलिए हो गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, टोटल ओवरऑल के अक्रॉस भी V वोल्टेज है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आप देख रहे हो तो भी V वोल्टेज है। हर एक रेजिस्टेंस मतलब R1 के अक्रॉस देखोगे तो R1 का भी ऐसे ही कनेक्शन आया, V वोल्ट लगा हुआ है यहाँ से। R2 को भी देखोगे तो यहाँ से कनेक्शन आ गया तो V वोल्ट ही दिख रहा है। R3 के लिए भी अगर देखोगे तो V वोल्ट ही दिख रहा है, और ओवरऑल पे भी V ही वोल्टेज है। तो इसलिए क्या बोल रहा था मैं, इसलिए देखिए रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज V है। सेकेंड नंबर पे प्रत्येक रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज भी V है, अर्थात रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन फर्स्ट है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन सेकेंड है। ये एग्जाम्पल देखिए आप, एक ये सर्किट है, इसको एक बार देखिए ध्यान से कि R1 R2 R3 है, फिर R4 भी लगा है, वोल्टेज V लगा है। तो कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो R1 R2 R3 को देख रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो एंटर कर रहा है करंट I1, वही करंट R1 R2 R3 मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी होकर गुजर रहा है, मतलब R1 R2 R3 ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कॉम्बिनेशन सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ R4 का भी एक कॉम्बिनेशन है। तो कैसा कॉम्बिनेशन है R4 का देखते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज हम देख रहे हैं वो प्रत्येक, अब देखिए अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन और ये R4 भी तो आपस में एक कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज V दिख रहा है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V ही दिख रहा है, और यहाँ से भी अगर देखें तो वोल्टेज V ही दिख रहा है। मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया पैरेलल, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जितना वोल्टेज लग रहा है और प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है ऊपर वाला उसमें भी
वही वोल्टेज लग रहा है, सेम है, इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए अगर अभी थोड़ा सा डाउट बन रहा है ना, तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक आइडिया बन जाएगा। अभी इन चीज़ों को सुनिए, नोट करिए और एक दो बार और रिपीट करके देखने का प्रयास करिएगा। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, बेसिक चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी टफ बनने लगती हैं, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए इस डायग्राम में देखिए, फॉर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, कॉम्बिनेशन फर्स्ट में क्या है, कॉम्बिनेशन में प्रवेश करने वाले करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर जाने वाले करंट के मान के बराबर है, अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन है। फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के R1 R2 और R3 और R4 के कॉम्बिनेशन पर लगने वाला वोल्टेज V है, R4 के अक्रॉस वोल्टेज V है। देखो R4 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, R4 के अक्रॉस देखिए वोल्टेज भी V लग रहा है, और R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब R1 R2 R3 का जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस वोल्टेज देखिए तो भी V है। अब क्या हो गया, अतः R4 R1 R2 R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यही हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने का प्रयास किया कि कैसे पहचानेंगे सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब हम आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि न्यूमेरिकल के थ्रू जो है हम चीज़ों को समझें, सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसको समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जो भी सुझाव है कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।